हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ PCS। तो दोस्तों, क्लाइमेटोलॉजी कंपोनेंट जो हमने स्टार्ट किया है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, इसमें हम सेकंड वीडियो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। और इस सेकंड वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। राइट, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए एटमॉस्फेयर क्या है। तो एटमॉस्फेयर तो हमने जान लिया। जो डायरेक्टली मेरी सेकंड वीडियो देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि पहली वीडियो जरूर देखें, उसमें कुछ बेसिक या फंडामेंटल्स हमने क्या किए हैं आपके एटमॉस्फेयर के रिलेटेड कवर किए हैं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो को देखने में। दोस्तों, एटमॉस्फेयर जैसे हमने क्या बोला, एक मल्टी लेयर्ड गैसेस एनवलप है जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से सराउंड करती है। और ये हमारे अर्थ से जो अटैच्ड है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ, है ना। अब ये एटमॉस्फेयर को क्या किया है, हमने 4 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड किया है। इनकी लेयरिंग करने की जरूरत क्यों पड़ी? लेयरिंग इसीलिए की ना कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह में कुछ ना कुछ हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है, और हर एक लेयर का कुछ पर्टिकुलर क्या है जी, कैरेक्टरिस्टिक है, सिग्निफिकेंस है। इसी वजह से हमने क्या कर दिया, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयरिंग कर दी। और अगर कोई आपको पूछे कि क्या मेन कारण है कि एटमॉस्फेयर की लेयरिंग करनी पड़ी, तो उसके 2 रीजंस है। एक याद रखिएगा आप, टेम्परेचर डिफरेंस। क्या याद रखिएगा, टेम्परेचर डिफरेंस मतलब जब आप, ये अर्थ है, अर्थ से आप ऊपर जाते जाएंगे तो आपको टेम्परेचर में बहुत वेरिएबिलिटी, चेंज देखने को मिलेगा, बदलाव देखने को मिलेगा। इसी बेसिस पे हमने क्या किया, एटमॉस्फेयर की डिफरेंट लेयरिंग कर दी। दूसरा, जो गैसेस प्रोपोर्शन है या परसेंटेज है, जो गैसेस प्रोपोर्शन या परसेंटेज है, वो भी विद हाइट क्या कर रही है जी, वेरी कर रही है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए हमने एटमॉस्फेयर को क्या किया, 4 डिफरेंट लेयर्स में डिवाइड कर दिया। अब दोस्तों, एटमॉस्फेयर की वो लेयर जो अर्थ सरफेस के सबसे करीब है और जिसे द लोएस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोलते हैं या लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर बोलते हैं, उसका नाम है ट्रोपोस्फेयर। व्हाट इज द नेम? नेम इज ट्रोपोस्फेयर। दोस्तों, इन चारों लेयर्स में से अगर आप देखेंगे, जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है ही ट्रोपोस्फेयर है। जो भी आप बारिश देखते हो, किसी भी तरीके की कंडेंसेशन, है ना, किसी भी तरीके की प्रेसिपिटेशन, देखो अब नया टर्म आ गया, कौन सा? प्रेसिपिटेशन। तो घबराना ही नहीं है यार, इतना थोड़ी सोचना है। प्रेसिपिटेशन कुछ नहीं है, पानी का एटमॉस्फेयर से, है ना, किसी भी फॉर्म में गिरना धरती की तरफ, उसको हम प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। राइट, तो मैंने क्या बोला, पानी का किसी भी फॉर्म में गिरना, वो स्नोफॉल भी हो सकती है, बर्फबारी, वो बारिश भी हो सकती है, वो ओले भी हो सकते हैं। तो प्रेसिपिटेशन का मतलब है कि वाटर का किसी भी फॉर्म में, सॉलिड में, लिक्विड फॉर्म में धरती की तरफ गिरना, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। और प्रेसिपिटेशन के अंदर क्या आता है? रेनफॉल आता है। क्या आता है? रेनफॉल। आपका आता है स्नोफॉल, क्लियर है। आपका आता है स्नो पेलेट, याद रखिएगा। राइट, आपका आता है आइस पेलेट। ये सब, हेल स्टॉर्म आपने सुना होगा, ये सब के सब क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स है किसकी? प्रेसिपिटेशन की। और ये प्रेसिपिटेशन जो होती है, ये किस लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर में होती है? आपने याद रखना, ये ट्रोपोस्फेयर लेयर में होती है। गॉट इट? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। दूसरी बात आप याद रखेंगे ट्रोपोस्फेयर में, कि ट्रोपोस्फेयर का दूसरा नाम क्या है? द जोन ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? द जोन ऑफ मिक्सिंग भी बोलते हैं। राइट, अब ट्रोपोस्फेयर में आप अमंग ऑल द लेयर्स सबसे ज्यादा गैसेस की परसेंटेज आपको कहां देखने को मिलेगी? अराउंड 75% जो है ना, गैसेस की जो कंसंट्रेशन है वो कहां मिलती है आपको? ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है। मेरी बात क्लियर है? ट्रोपोस्फेयर में आपको थंडरिंग, बादल बनना, सब यहीं देखने को मिलेगा आपको। दोस्तों, ट्रोपोस्फेयर का अगर मैं आपको एक बात बताऊं, तो ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो वेरी करती है। आपने ग्लोब तो देखा ही होगा, राइट। सो इमेजिन कीजिए, दिस इज अर्थ, और ये जो मैं बना रहा हूं लाइन, दिस इज इक्वेटर, डन। और ये क्या है जी, आपका नॉर्थ पोल, ये क्या है आपका साउथ पोल। तो आप क्या देखेंगे, ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है वो आप जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे, वो हाइट वेरी करती जाएगी, मतलब हाइट डिक्रीज होती जाएगी। अराउंड इक्वेटर में जो ट्रोपोस्फेयर की हाइट है, दैट इज 18 किलोमीटर। बच्चा, कहीं 17 किलोमीटर भी लिखा होता है तो कंफ्यूज मत होना, डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हाइट ऑफ ट्रोपोस्फेयर एट इक्वेटर इज व्हाट? 17 और 18 किलोमीटर। और वहीं पे पोल्स में जो हाइट है, दैट इज 8 किलोमीटर। तो ये हाइट क्यों वेरी कर रही है? क्वेश्चन ये है कि क्यों हाइट जो है ट्रोपोस्फेयर की
पोल्स की तरफ डिक्रीज होते जाती है। इसका सिंपल आंसर है बच्चा डिक्रीज इन टेम्परेचर। क्या? टेम्परेचर का गिरना। जो टेम्परेचर जैसे हमने कल भी जिक्र किया था, टेम्परेचर सबसे ज्यादा हमें इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है और सबसे कम हमें टेम्परेचर कहां देखने को मिलता है? पोलर रीजन में। पोलर रीजन आप याद होगा, नॉर्थ पोल में आपको आर्कटिक मिलता है, यहां पे एंटार्क्टिक मिलता है ना। इसमें तो कोई टेंशन होनी नहीं चाहिए। तो जब भी आप आर्कटिक एंटार्क्टिक को इमेजिन करेंगे तो आपके दिमाग में क्या आता है भाई? बर्फ, टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर, फ्रोजन, ग्लेशियर्स, आइस कैप्स। ये इसलिए है क्योंकि यहां पे सूरज की रोशनी सबसे कम पड़ती है, इक्वेटर में सूरज की रोशनी सबसे ज्यादा पड़ती है। अब दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, किसी को अगर ये दिक्कत है कि इक्वेटर में जो आपकी सन रेज या हीट ज्यादा पड़ती है, पोल्स में हीट कम पड़ती है, तो इसके पीछे का जो टॉपिक है दैट इज लैटिट्यूड। अगर किसी को ये लैटिट्यूड में दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने तेजी से मैं लैटिट्यूड्स पे वीडियो लेके आऊंगा यूट्यूब पे, ठीक है? फिर तो आपको दिक्कत नहीं है, लेकिन आई होप बहुत सारे बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जिसको नहीं क्लियर हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं क्लियर कर दूंगा। डन दोस्तों, इक्वेटर में 18 किलोमीटर इसलिए हाइट है ट्रोपोस्फेयर की, बिकॉज यहां पे टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। अब मुझे बताओ, जहां पे आप सपोज करो मेरा हाथ जो है सरफेस है, अगर इस सरफेस को मैं गर्म कर देता हूं, राइट, इसमें को मैं गर्म करूंगा, जो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी, जो मैं मार्कर ले रहा हूं, ये पेन ले रहा हूं, ये एयर भी गर्म होगी और वार्म एयर हमेशा राइज करती है, वार्म एयर हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। और अगर ये सरफेस है और ये सरफेस अगर कोल्ड है, इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी कोल्ड होगी, तो वो क्या करेगी? डिसेंड करेगी। तो अब इक्वेटर में अगर इक्वेटर का जो सरफेस है वो अगर बहुत गर्म है, तो इसके कांटेक्ट में जो एयर आएगी वो भी गर्म होगी और वो बहुत ज्यादा क्या करेगी? हाइट अटेन करेगी। वहीं पे पोल्स में जो अर्थ सरफेस है वो बहुत ठंडी है, इसलिए उसके कांटेक्ट में जो एयर आती है वो भी ठंडी होकर क्या करती है भाई साहब? डिसेंड करती है। ये कारण है कि पोल्स में जो आपकी ट्रोपोस्फेयर की हाइट दैट इज 18 किलोमीटर और आपकी ट्रोपोस्फेयर की इक्वेटर में हाइट क्या है जी? आपकी 18 किलोमीटर। क्लियर हो गया? किसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? डिक्रीज इन टेम्परेचर व्हेन वी गो फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड्स पोल्स। अब दोस्तों आगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको कोई बोले तो याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक यह है कि ट्रोपोस्फेयर में ना मेरे दोस्तों, जब भी आप ट्रोपोस्फेयर लेयर क्या है, मैंने आपको क्या बोला? अर्थ सरफेस के साथ अटैच है। जब भी आप, और ट्रोपोस्फेयर लेयर ये पूरी है, जब भी आप यहां से अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जाएंगे ट्रोपोस्फेयर में, तो आपको हमेशा क्या मिलेगा कि जैसे जैसे आप हाइट अटेन कर रहे हैं, टेम्परेचर गिरते जा रहा है, टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है। और ये ड्रॉप इन टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। याद रखिएगा, याद रखिए क्या मैंने बोला? ट्रोपोस्फेयर लेयर की दूसरी खासियत क्या है कि जब भी इस ट्रोपोस्फेयर लेयर में आप धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको हमेशा टेम्परेचर में क्या देखने को मिलेगा? गिरावट देखने को मिलेगा। और ये डिक्रीज इन टेम्परेचर को हम मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? वी कॉल इट नॉर्मल लैप्स रेट। दोस्तों अब ये क्यों होता है ना? क्वेश्चन यही है, अब ये क्यों होता है? इमेजिन कीजिए ये सन है, डन, दिस इज व्हाट, दिस इज सन, क्लियर है? और ये है आपका अर्थ, डन। ये अर्थ है तो बच्चा ये क्या हो गया? ये जिसको मैं क्या कर रहा हूं? डॉट डॉट कर रहा हूं, ये आ गया आपका जी अर्थ सरफेस। क्या आ गया? ये आ गया आपका अर्थ सरफेस। गॉट इट? और इस अर्थ सरफेस को के ऊपर क्या है भाई साहब? एक एनवलप है, किसका? गैसेस का, जिसको हमने क्या बोला? एटमॉस्फेयर बोला। क्या बोला हमने? एटमॉस्फेयर बोला। क्लियर है? मुझे अब एक बात बताओ, जब भी आप अर्थ को देख रहे हो और सन को देख रहे हो तो मुझे बताओ गर्म कौन है? ऑब्वियसली कौन है? सन है। तो सन से जो एनर्जी आएगी वो बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चा? हाई एनर्जी होती है। और इस हाई एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? याद रखिएगा, हम इसको बोलते हैं शॉर्ट वेव्स। क्या बोलते हैं? शॉर्ट वेव्स। मेरी बात क्लियर है? तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो एनर्जी सन से धरती की तरफ आती है उसको हम बोलते हैं शॉर्ट वेव्स इनकमिंग सोलर रेडिएशन, शॉर्ट वेव्स इनकमिंग रेडिएशन, ऐसे भी लिख सकते हो। मेरी बात क्लियर है? अब ये शॉर्ट वेव इनकमिंग सोलर रेडिएशन की एनर्जी बहुत हाई है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट गैसेस, ठीक है, मैक्सिमम गैसेस इसको रोक ही नहीं पाती, वो इनके लिए ट्रांसपेरेंट बन जाती है। किन के लिए? आने वाली सूरज की रोशनी के लिए।
अब जब ये उनके लिए क्या होगी, ट्रांसपेरेंट होगी, तो सूरज की रोशनी पड़ना स्टार्ट है सुबह। आप देखो, देखना कभी 8 बजे इतनी गर्मी नहीं लगती आपको, 9 बजे नहीं लगेगी, 10 बजे गर्मी लगना स्टार्ट होगी आपको, 12 बजे के बाद, 1 बजे, 2 बजे, 3, 4 में गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ क्या करती है, इसी सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करती है। और ये रेडिएशन को सुबह ज्यादा एब्जॉर्ब होगी कि दिन को, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होते हुए दोस्तों 12 बजे के करीब, राइट, 12 बजे के करीब अर्थ पूरी तरीके से क्या कर लेती है, इस सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है। और अब ये सोलर रेडिएशन जो एब्जॉर्ब की है, ये चेंज होती है हीट एनर्जी में। क्या होती है? ये हीट एनर्जी में चेंज होती है। और हीट एनर्जी में, सोलर रेडिएशन को हीट एनर्जी में चेंज होने के लिए नेक्स्ट 2 to 3 आवर्स लगते हैं। इसीलिए जब भी आप सुनते हो ना कि आज दिन का टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है या 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका मतलब पता है क्या है? वो टेम्परेचर किस वक्त रिकॉर्ड किया है? 2 से 2 PM से 4 PM के बीच में। याद रखना, क्यों? क्योंकि इस वक्त हमारी धरती पूरी तरीके से हीट अप हो जाती है और पूरी सोलर एनर्जी चेंज हो जाती है किसमें? हीट एनर्जी में। कितने से कितने बजे के बीच में? 2 से 4 बजे के बीच में। इसलिए हम जो दिन का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर, या आप सुनते हो आज का टेम्परेचर 41 चला गया, 50 चला गया, 32 चला गया, वो कब रिकॉर्ड किया जाता है? 2 से 4 बजे के बीच में। क्लियर है दोस्तों? अब मुझे एक बात बताओ, अब खुद सोचो, आपने एक आपने क्या ले लिया? कढ़ाई ले ली, है ना, या घर पे कोई भी बर्तन उठा लिया और आपने उसमें पानी डाल के क्या कर दिया? उसको रख दिया उबालने के लिए, राइट। अब जब वो जब बॉईल हो जाएगा, उसके बाद जब आप गैस बंद करोगे, मुझे बताओ 2-3 घंटे के बाद वो पानी ठंडा होगा नहीं होगा? ऐसा कोई भी, अब जब पानी ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि जो बॉडी जितनी हीट रिसीव करती है उस हीट को वापस छोड़ेगी। याद रखिएगा, जो बॉडी जितनी हीट रिसीव करेगी उसको छोड़ेगी। इवन अस, हम जो हीट रिसीव करते हैं हम उसको छोड़ते हैं। कैसे? थ्रू रेस्पायरेशन, थ्रू रेस्पायरेशन, उसको बोलते हैं प्रेस्पायरेशन, पसीना निकलना, है ना, हम प्रेस्पायर करते हैं ना दोस्तों। अब देखो, मेरी बात सुनना ध्यान से, तो अर्थ भी अगर 2 से 4 बजे में पूरी हीट अप हो गई है, तो अब ये वापस हीट को छोड़ना स्टार्ट करेगी। अब जो हीट अर्थ वापस छोड़ती है उसको बोलते हैं, यार रखना, आउट गोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। The energy which Earth's surface absorbs from sun and the energy which it re-radiates back to the space, उसको हम क्या बोलते हैं? आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। बच्चा, टेरेस्ट्रियल टर्म का मतलब भी क्या है? अर्थ। याद रखना, टेंशन लेनी नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, सन और अर्थ में से ज्यादा गर्म कौन है? सन। मुझे बताओ, एनर्जी ज्यादा किसके पास है? इसके पास, इसके पास। एनर्जी इसके पास है, कम किसके पास है? इसके पास। अब ये जो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है ना, इसके लिए जो हमारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वो गैसेस क्या करती हैं? इसको ट्रैप कर लेती है। उसके लिए बन जाती है ओपेक। ओपेक मतलब जाने नहीं देंगी, उसको रोक के रखेंगी, और रोकती हैं और इसको वापस रिफ्लेक्ट करती हैं अर्थ सरफेस पे, जिसकी वजह से हमारा एटमॉस्फेयर और अर्थ का टेम्परेचर क्या रहता है भैया? रेगुलेट रहता है, मॉडरेट रहता है। याद रखना, मतलब अगर ये एटमॉस्फेयर ना होता तो बच्चा क्या होता? सुबह लगती है आपको, दिन को लगती है आपको बहुत गर्मी, आपने दिन को डाली होती क्या? कॉटन की शर्ट, कोई तो भाई साहब अंडर शर्ट में घूम रहे होते, और रात को अगर क्या होता है एटमॉस्फेयर में, तो रात को आपने क्या करता? ब्लैंकेट 2-2 रख के सोना था। इसको बोलते हैं टेम्परेचर एक्सट्रीमिटी या एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर क्या मतलब हो गया? दिन को बहुत ज्यादा गर्मी, रात को बहुत ज्यादा सर्दी। तो एटमॉस्फेयर ही है जो अर्थ की हीट को क्या कर रहा है? रेगुलेट कर रहा है। कैसे रेगुलेट कर रहा है? आने वाली सूरज की रोशनी के लिए क्या है भैया? ये है आपका ट्रांसपेरेंट। बट जाने वाली सूरज की रोशनी के लिए क्या है? ओपेक है। और यही एनर्जी को वापस रिफ्लेक्ट करके ये अर्थ के टेम्परेचर को क्या रखता है? मॉडरेट रखता है। अब मुझे एक बात बताओ, आप बताओ, एटमॉस्फेयर को जो हीट एनर्जी मिल रही है, क्या डायरेक्टली सन से मिल रही है? सन से मिल रही होती तो सुबह ही क्यों ना एटमॉस्फेयर गर्म होता? तो याद रखिएगा, एटमॉस्फेयर का जो हीट सोर्स है, दैट इज नॉट सन, दैट इज व्हाट? योर अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से निकलने वाली आउटगोइंग लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इसको रोकता है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें यह बात पता चल गई है ना, हमें यह बात पता चल गई कि आउटगोइंग
जो रेडिएशंस है जो अर्थ से आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि जो एटमॉस्फेरिकली हीट का सोर्स है वो अर्थ सरफेस है। अब मुझे बताओ, एक बंदा ये खड़ा है, डन, एक बंदा इस हाइट पे खड़ा है, डन, और एक बंदा इस हाइट पे खड़ा है। इसका नाम रख दिया हमने ए, इसका नाम रख दिया हमने बी, इसका नाम रख दिया हमने सी। मुझे बताओ अर्थ सरफेस के पास कौन है? ए किसी ए, मतलब हीट सोर्स के पास कौन है? आपका ए। तो गर्मी किसको लगनी चाहिए? गर्मी लगनी चाहिए ए को। वहीं पे जो सी है वो सबसे दूर है किससे? अर्थ सरफेस से, तो उसका टेंपरेचर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। अब मैं सी को बना देता हूं लद्दाख, बी को बना देता हूं कश्मीर, और ए को बना देता हूं मैं क्या आपका, आप ले लो कोई चेन्नई। तो मुझे बताओ हाइट पे कौन है? सबसे ज्यादा हाइट पे लद्दाख है। तो भैया अब भी जाओ बच्चा, हैवी स्नोफॉल हो रहा है लद्दाख में, ठीक है, पूरे रोड ब्लॉक से। उससे नीचे आओगे तो कश्मीर में कम ठंड लगेगी, और चेन्नई में जाओगे सबसे कम, क्योंकि चेन्नई अर्थ सरफेस के सबसे पास है, मतलब हीट सोर्स के सबसे पास है। तो अब मुझे बताओ कि हमने बोला, क्या बोला कि कौन सी लेयर है जो अर्थ सरफेस के सबसे करीब है? ट्रोपोस्फियर। तो अगर ट्रोपोस्फियर करीब है तो ट्रोपोस्फियर जब भी आप हाइट अटेन करोगे तो टेंपरेचर गिरना चाहिए ना, है ना? क्यों गिरना चाहिए? क्योंकि जो हीट सोर्स है एटमॉस्फेयर के लिए दैट इज अर्थ सरफेस। इसी को हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल लैप्स रेट। तो याद रखना, अगर आप 165 मीटर जहां पे आप बैठे हुए हो, अभी यहां पे बैठे हुए ना, मेरी वीडियो देख रहे हो, मैं बना रहा हूं, इस सरफेस से अगर आप 165 मीटर ऊपर जाओगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर गिरेगा, और अगर आप 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेंपरेचर कितना गिरेगा? 6.5 डिग्री सेल्सियस। इसी को हमने क्या बोला? नॉर्मल लैप्स रेट। बच्चा क्लियर है? कोई शक तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? समझ गए? तो हमने क्या क्या पढ़ा? सबसे ज्यादा गैसेस कंसंट्रेशन यहां मिलती हैं, रेनफॉल सब कुछ कहां हो रही है, यहां पे टर्बुलेंस कहां हो रही है, यहां पे, ठीक है, यहीं पे विद इंक्रीजिंग हाइट टेंपरेचर क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। इसको हमने क्या बोला? नॉर्मल लैप्स रेट बोला। फिर हमने क्या देखा? ट्रोपोस्फेयर की जो हाइट है इक्वेटर में क्या है जी? ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर, और पोल्स में हाइट बहुत कम है, 8 किलोमीटर। ये किस वजह से हुआ? डिक्रीजिंग टेंपरेचर की वजह से हुआ। मेरी बात क्लियर है बच्चा? कोई शक तो नहीं? यही कैरेक्टरिस्टिक्स होने की वजह से ये लेयर जो है इट इज फेवरेबल, है ना, एंड इट सपोर्ट्स क्या? एवरी फॉर्म ऑफ लाइफ। कोई भी लाइफ है वो अगर पॉसिबल हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ व्हाट? ट्रोपोस्फेयर लेयर। मेरी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? कोई शक तो नहीं? बायोस्फीयर में क्या कर रहा है भाई साहब? यहीं पे एग्जिस्ट कर रहा है बच्चा। ट्रोपोस्फेयर जहां जाके खत्म होता है, राइट, जो अपर लिमिट है ट्रोपोस्फेयर की, उसको हमने क्या बोला? उसको हमने बोला ट्रोपोपॉज। क्या बोला हमने? उसको ट्रोपोपॉज बोला। ठीक है जी। व्हाट इज ट्रोपोपॉज? ट्रोपोपॉज का मीनिंग क्या है? वेयर मिक्सिंग स्टॉप, जहां मिक्सिंग बंद हो जाती है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा? उसको हम बोलते हैं क्या? ट्रोपोपॉज। क्लियर है? तो ट्रोपोपॉज के ऊपर जो लेयर है उसका नाम क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। सुनते रहिएगा। अब जो स्ट्रेटोस्फेयर की हाइट है ना बच्चा, वो क्या है? अप टू 50 किलोमीटर है। क्या? 50 किलोमीटर, ये याद रखिएगा। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या हो रहा है? जैसे आप हाइट अटेन कर रहे हो, टेंपरेचर गिरना चाहिए कि बढ़ना चाहिए? टेंपरेचर तो गिरना चाहिए, लेकिन टेंपरेचर क्या होना स्टार्ट हो गया बच्चा? इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया। इन ट्रोपोस्फेयर जब भी आप हाइट अटेन करोगे तो टेंपरेचर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे दोस्तों? टेंपरेचर बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये तो मैंने गलत बोल दिया भाई। ये गलत नहीं है बच्चा, ये इसलिए है क्योंकि स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट लेयर मौजूद है जिसको हम बोलते हैं ओजोन लेयर। क्या बोलते हैं? ओजोन लेयर। दोस्तों याद रखना, ओजोन लेयर एक इंडियन आर्मी की तरह है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो इंडियन आर्मी का काम क्या है? कोई भी ऐसी इन्वेजन हो या कोई भी अटैक हो, उनसे हमें बचाना, राइट। तो भैया आपकी ओजोन लेयर भी क्या है भाई साहब? एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो अर्थ को क्या होने से बचाती है? ज्यादा गर्म होने से बचाती है। हाउ? जब सूरज से रोशनी आ रही होती है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा, जब सूरज से रोशनी आ रही होती है उसमें बहुत हार्मफुल रेडिएशंस भी होती हैं। उनमें से एक है, उसको हम बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेस। ये ओजोन लेयर क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेस को वही ट्रैप करती है। वो हम देखते हैं ना, घर पे छानी होती है, राइट। जब हम आटा फ्लोर डालते हैं, आटा डालते हैं तो आटा छानते हैं, जो मोटे पार्टिकल्स है या जो कंकड़ आ गया है तो छानी के ऊपर ही रह जाता है। बस ये यही कर रही है, छानी है बेसिकली। कहां पे ये छानी कहां मौजूद है? आपके स्ट्रेटोस्फीयर में। व्हाट इट डज? इट फिल्टर्स द इनकमिंग सोलर रेडिएशन बाय ट्रैपिंग दिस अल्ट्रावायलेट रेस। मेरी बात क्लियर है मेरे दोस्तों? और अल्ट्रावायलेट रेस को जब ये ट्रैप करती है तो हीट रिलीज होती है।
जिसकी वजह से क्या होता है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में हाइट के साथ साथ क्या होता है आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज होता रहता है। इफेक्टिवली अगर आप मुझे पूछोगे कि ओजोन लेयर किस हाइट में मिलती है, तो 20 से 25 किलोमीटर की हाइट पे ओजोन लेयर क्या मिलती है आपको, एग्जिस्ट करती है। बट ये ओजोन लेयर आज हम लोगों की वजह से बहुत प्रॉब्लम में है। बहुत प्रॉब्लम में मतलब क्या हो रही है, ये खत्म हो रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल या ओजोन लेयर डिप्लीशन। ये इसके पीछे कारण है हम ह्यूमंस, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स। आई होप मेरे दोस्तों ये बात आपको क्लियर हो रही है। एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स मतलब इंसान के द्वारा की गई चीजों की वजह से क्या हो रहा है, ओजोन लेयर आज के टाइम पे डिप्लीट हो रही है मेरे यार। डन। अब ओजोन लेयर आपको समझ आ गया, क्लियर है। अब हम अगर आते हैं तो हम देखते हैं स्ट्रेटोस्फेयर जहां खत्म हो रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोपॉज बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। क्लियर है, राइट। ये स्ट्रेटोपॉज सॉरी इज द बाउंड्री बिटवीन स्ट्रेटोस्फेयर एंड मेसोस्फेयर। दोस्तों स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर जो लेयर है उस लेयर का नाम क्या है आपका, मेसोस्फेयर नाम है। क्या नाम है आपका, मेसोस्फेयर, याद रखिएगा। और मेसोस्फेयर में वापस टेंपरेचर क्या होता है भैया, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। होना चाहिए ना, क्योंकि यहां तो ओजोन है ही नहीं है। तो मेसोस्फेयर में वापस विद सर्टेन हाइट, जैसे आप हाइट अटेन करते जाएंगे टेंपरेचर क्या होता जाएगा, गिरता जाएगा। दोस्तों मेसोस्फेयर ऐसे आप देखेंगे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहां पे एक चीज है, यहां पे आपको टूटता तारा दिखेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, मिटियोर्स। क्या बोलते हैं, मिटियोर्स और शूटिंग स्टार्स। मिटियोर्स और शूटिंग स्टार्स ये एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको कहां मिलते हैं, मार्स और जुपिटर के बीच में मिलते हैं, राइट। और यहां से मार्स और जुपिटर के बीच में जब दो एस्ट्रॉइड टकरा के जब उनके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उन टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं, उन टुकड़ों को हम बोलते हैं मीटेरॉइड। क्या बोलते हैं, मीटेरॉइड। ठीक है। ये मीटेरॉइड जब एटमॉस्फेयर में एंटर करते, जब आने लगते हैं, तो हमारा एटमॉस्फेयर इसको जलाने लगता है और ये पूरी तरीके से बर्न कहां हो जाते हैं, आपके मेसोस्फेयर में। और जब मीटेरॉइड जलते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, मीटियोर्स बोलते हैं। क्लियर है मेरे दोस्तों, आई होप यहां पे आपको कोई शक नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेसोस्फेयर एग्जिस्ट करता है आपका, यहां पे 85 लिखा है, याद रखना, यहां पे आपको 80 करना है, राइट, 80 किलोमीटर जहां तक एक्सटेंड करता है उसको हम बोलते हैं मीसोपॉज। क्या बोलते हैं, मीसोपॉज। मीसोपॉज इज द अपर लिमिट ऑफ मेसोस्फेयर। इसके ऊपर जो लेयर मिल रही है ना मेरे दोस्तों, वो है थर्मोस्फेयर। कौन सी लेयर है, थर्मोस्फेयर। और थर्मोस्फेयर लेयर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि थर्मोस्फेयर लेयर में एक सब लेयर, इसके अंदर ही एक लेयर एग्जिस्ट करती है जिस लेयर का नाम है क्या दोस्तों, आइनोस्फेयर। क्या नाम है, आइनोस्फेयर। याद रखिएगा, आइन अगर आपने बच्चा देखो, मैं जब भी स्टेट पीसीएस की बात करूं या यूपीएससी की बात करूं, ठीक है, ये सारी गेम फंडामेंटल्स की है। अगर आपके फंडामेंटल्स अच्छे हैं ना मेरे दोस्तों, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। याद रखिएगा, अगर आपके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं, तो फंडामेंटल्स अच्छे होने के लिए आपको थोड़ा सा बेसिक तो पढ़ना ही पड़ेगा, है ना। तो आयन जो है वो हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, याद रखिएगा, है ना। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है या गेन करता है तो उसके साथ चार्ज लग जाता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज आयन या तो नेगेटिवली चार्ज आयन। और कुछ आयंस क्या करते हैं, वो रेज एमिट करते हैं, रेडिएशंस एमिट करते हैं। थर्मोस्फेयर में एक लेयर है उसका नाम है आइनोस्फेयर। क्या नाम है, आइनोस्फेयर, राइट। और ये आइनोस्फेयर के आगे सब लेयर्स हैं, वहां पे हमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जी लेयर, डी ई एफ जी लेयर बोलते हैं, हम इसमें जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें याद रखना है कि आइनोस्फेयर यहाँ पे लेयर, यहाँ पे आपको ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स देखने को मिलेंगे, राइट। और भी बहुत सारे इनसे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं जो पॉजिटिवली या नेगेटिवली चार्ज आयंस है, और ये कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रेडियो वेव्स एमिट करते हैं। और यही आइनोस्फेयर की वजह से आपकी जितनी भी रेडियो कम्युनिकेशन है वो पॉसिबल हो पाई है अर्थ सरफेस में। क्या हो पाई है, अर्थ सरफेस पॉसिबल हो पाई है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप देखोगे थर्मोस्फेयर में आपको एक बहुत प्यारा कलरफुल लाइटनिंग फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम क्या बोलते हैं, अरोरास बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, अरोरास। एक बार मैं आपको ये लाइट दिखाने की कोशिश करूंगा कि अरोरास क्या है, देखिएगा आप। अरोरास सुना होगा आपने, सुना नहीं होगा तो देखा होगा मेरे दोस्तों, ठीक है। अरोरास की इमेज बच्चा, ये कलरफुल लाइट, और ये कलरफुल लाइट जो है ना, ये आपको कहां, अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन में देखने को मिलेगी, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल में देखने को आपको मिलेगी। और इन्हीं लाइटनिंग फिनोमिना को व्हाट वी कॉल इट अरोरास,
राइट। इस अरोरा को हम अगर ये अरोरा, ये लाइटनिंग फिनोमिना अगर हमारे दोस्तों, मेरे दोस्तों, अगर लाइटनिंग फिनोमिना आपको नॉर्थ पोल में देखने को मिल रहा है तो हम उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। क्या बोलते हैं हम उसको? नॉर्दर्न लाइट्स, याद रखिएगा। और अरोरा बोरियोलिस। और यही लाइटनिंग फिनोमिना अगर आपको साउथ पोल में देखने को मिला है तो इसको हम बोलते हैं सदर्न लाइट्स। क्या बोलते हैं हम इसको? सदर्न लाइट्स और अरोरा ऑस्ट्रेलिस। क्या बोलते हैं? अरोरा ऑस्ट्रेलिस, याद रखिएगा, ठीक है। अब यहां पे ऐसा क्या होता है, तो हमारा सन जो है ना भैया, वो बहुत खतरनाक चीज है, ठीक है। उसके सरफेस में बहुत ज्यादा ब्लास्ट भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम सोलर फ्लेयर्स बोलते हैं, सोलर विंड्स बोलते हैं। और ये जो ब्लास्ट कंटिन्यूसली होते हैं, यहां पे हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स निकलती हैं जो धरती की तरफ आती है। और बच्चे ये वेव्स बहुत खतरनाक हैं। ये वेव्स हमारे जो ऊपर प्रेजेंट सैटेलाइट्स हैं उनको डैमेज कर सकते। सैटेलाइट डैमेज हुआ, आप मेरे यूट्यूब की वीडियो नहीं देख पाओगे। जितना भी आज चल रहा है, दिल्ली मेट्रो चल रही है, जितना भी आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन है, आप मैच नहीं देख पाओगे। आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच भी है ना भाई, T20, वो भी नहीं देख पाओगे मेरे दोस्तों। रीजन क्या है? रीजन क्या है? सैटेलाइट कम्युनिकेशन क्या है? खत्म। तो इस सन के सरफेस में ना हमें बहुत खतरनाक खतरनाक धमाके देखने को मिले, जिनको मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक स्टॉर्म्स भी बोलते हैं। डन। ये मैग्नेटिक स्टॉर्म्स जब आपके नॉर्थ पोल और साउथ पोल की तरफ क्या होते हैं? डायरेक्ट होते हैं, तो यहां पे है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। जब आपके इन सोलर फ्लेयर्स का, इन तूफान का इंटरैक्शन अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ होता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट पार्टिकल्स है ना, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ट्रिगर हो जाते हैं, ये शेक करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब ट्रिगर करके अपने नॉर्मल स्टेट में आते हैं, दे एमिट लाइट। और इन्हीं लाइट को हम क्या बोलते हैं? अरोरास बोलते हैं। यू गॉट इट? तो क्या है भैया आपका जो अरोरास हैं वो कैसे बने? इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरैक्शन ऑफ व्हाट? मैग्नेटिक स्टॉर्म्स कमिंग फ्रॉम द सन एंड द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। जब यहां पे ये जैसे एंटर करते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, तो वहां पे जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स, स्पेशली ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये क्या हो जाता है? ट्रिगर हो जाते हैं। और ये ट्रिगर होकर जब अपने नॉर्मल स्टेट में आते हैं तो दे एमिट अ लाइट जो हमें इन द फॉर्म ऑफ क्या होता है? दिस कलरफुल लाइट दिखता है। इन्हीं को हम बोलते हैं अरोरास। दोस्तों, दिस इज ऑल अबाउट योर व्हाट? एटमॉस्फेयर, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, है ना। इसके बियॉन्ड जो आपको इतना और भी बता दूं मेरे दोस्तों, एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको थर्मोस्फेयर में बतानी है मुझे, कि थर्मोस्फेयर में जो टेम्परेचर है इट इज ऑलमोस्ट 1000 डिग्री सेल्सियस, राइट। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एयर भी बहुत थिन है। ऑब्वियसली एयर ज्यादा थिक कहां होगी? आपकी बेस में होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे, एयर क्या होती जाएगी? आपकी थिन होती जाएगी, ठीक है, कम होती जाएगी, उसकी थिकनेस कम होती जाएगी जब जैसे जैसे हम क्या करेंगे? हाइट अटेन करेंगे। दोस्तों, एक और क्वेश्चन, अगर आपको कोई पूछे कि जो ये पायलट्स हैं ना, ये जो एविएशन है, राइट, जितने भी एयरक्राफ्ट्स हैं, ये ज्यादा कहां प्रेफर करते हैं? किस लेयर में प्रेफर करते हैं? क्या करना? ट्रैवल करना? तो आप याद रखना, आंसर क्या दोगे आप? स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में कोई वेदर फिनोमिना नहीं है, राइट। वेदर फिनोमिना क्लाउड फॉर्मेशन ना होने की वजह से, क्लाउड्स ना बनने की वजह से यहाँ पे स्काई ऑलमोस्ट क्लियर रहता है। बहुत थोड़े बहुत क्लाउड्स मिलते हैं, उनको हम सीरस क्लाउड्स बोलते हैं, आने वाले टाइम पे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वेदर फिनोमिना एब्सेंट होने की वजह से स्ट्रेटोस्फेयर में जो भी एविएटर्स, जो आपके पायलट्स हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हम किस लेयर में जर्नी करें? आपकी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में जर्नी करें। आई होप दोस्तों इस लेक्चर सीरीज में आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए और अपने स्टेट पीसीएस को और आसान बनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पे हम बहुत ही ज़बरदस्त वीडियोस लेके आने वाले हैं, जो आने वाले टाइम पे मैं ये भी प्लान कर रहा हूं कि सारी टीम जो हम मिलकर प्लान कर रहे हैं कि हम क्या करेंगे, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा और वहाँ से आपको पता भी चलना स्टार्ट होगा कि हमें कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए। ज़्यादातर अगर आप देखोगे पंजाब के जैसे एग्जाम्स हैं, या हरियाणा के एग्जाम्स, या छत्तीसगढ़ के उठा लो, किसी भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम उठा लो, राइट, JNK हो गए जो भी, तो आप देखोगे नॉर्मली वैसे क्वेश्चंस नहीं आते जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं, है ना। इस बार जो JNK पीसीएस का जो एग्जाम हुआ, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, बड़े सारे क्वेश्चन साइंस से पूछे गए, ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा आई थी, लेकिन
हमें क्या करना है, हमें ध्यान में रखना है कि कुछ फैक्चुअल चीजें में हमें पढ़नी है और अपनी स्टेट रिलेटेड हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी जो भी है उसको हमेशा हमने क्या करना, तैयार रखना, प्लस करंट अफेयर्स भी, है ना। इसी के लिए ये स्पेसिफिकली स्टेट पीसीएस का आपका यूट्यूब चैनल बनाया गया है, जो आपकी प्रिपरेशन को बहुत ईजी बनाने वाला है और आपको परफेक्ट गाइडेंस देने वाला है, स्टडी मटेरियल देने वाला है ना। और आपको जो भी कोर्स चाहिए होंगे वो कोर्स की अवेलेबिलिटी आपको हमारे प्लेटफॉर्म में मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। आई विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।